नाजरीन अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। अली बुखारी और कानून और आप 2017 के पहले शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। अपने शो का आगाज़ करता हूँ सबसे पहले नेक ख्वाहिशात, नेक दुआओं के साथ कि खुदा ताला खुदावंद अज़ीम आप सबकी ज़िंदगियों में बहारें लेकर आए और इस नए साल के साथ नहायत खुशियाँ, सेहत, तंदुरुस्ती और मालो दौलत और इज़्ज़त, शोहरत और हर तरह की सेहत और हर तरह की खुशियों के साथ आपको ये साल नसीब हो। अपना प्रोग्राम शुरू करता हूँ। अब तो 2-3 हफ्ते के बाद, ब्रेक के बाद लगता पता नहीं कितने तवील अरसे से मैं यहाँ से गायब था, लेकिन दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर और एक नई उमंग के साथ और एक नई एक जैसे कहते हैं ना, एक फोर्स के साथ अब हम इस साल को टैकल करेंगे इंशाअल्लाह। आगे जो क्या आ रहा है, आप जानते हैं कानून में तब्दीलियां क्या हैं, आप जानते हैं सख्तियां क्या हैं, आप जानते हैं मुश्किलात क्या हैं, आप जानते हैं कि इस गवर्नमेंट का इस वक्त टारगेट क्या है, वो चाहते क्या हैं। वो चाहते ये हैं कि ज़िंदगी इतनी मुश्किल कर दी जाए यहाँ पे कि लोग खुद ही यहाँ से छोड़ के वापस जाना शुरू कर दें। छुट्टियों में भी मुझे कई दफ़ा फ़ोन कॉल्स आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे कि जी हमें लेटर्स आए हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा, आपको टेनेंसी अलाउड नहीं है, आपका हम NHS कैंसिल कर रहे हैं। हर तरह की चीज़ें चल रही हैं। उनको करने का मकसद यही है कि आपके लिए ज़िंदगी इतनी मुश्किल कर दी जाए कि आप खुद ही कहें कि जी दफ़ा करो इस चीज़ को, यहाँ से हम निकलते हैं और हम किसी और मुल्क में चलते हैं या कहीं और जाते हैं, यहाँ इतनी मुश्किल पैदा कर दें। अब बात आती है कि किस तरह के केसेस इस वक्त आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक पूरा जिसे कहते हैं ना वो ईयर इन रिव्यू देना चाहता हूँ कि क्या चीज़ें चलती रही हैं पिछले साल और इस साल में क्या एक्सपेक्टेड है। पिछले साल में क्या चीज़ें आई हैं, जो बड़ी चीज़ें आई हैं, जो बड़ी चैलेंजेस, जो बड़ी बड़ी चेंजेस आई हैं, वो क्या थी। नंबर 1, अपील राइट्स जितने ख़त्म कर दिए गए। नंबर 2, इमिग्रेशन एक्ट 2016 जो आया, जिसके अंदर उन्होंने और ज़्यादा अपील राइट्स को लिमिट करने की कोशिश की है। लोग सुनते हैं कि जी 1 दिसंबर के बाद कुछ चेंजेस आई हैं, मुझसे पूछते रहते हैं कि जी वो क्या चेंजेस हैं। मैं आपको यहाँ पे साथ साथ बताता रहता हूँ। कई केसेस नए आए, MA पाकिस्तान आया जो कि बहुत अच्छा केस है। अभी एक और केस भी आया, उसका नाम मेरे दिमाग से अभी फ़ौरन निकल गया, पता नहीं क्यों निकल गया। मैं अभी 3 दिन पहले पढ़ रहा था उसके बारे में, जो कि कोर्ट ऑफ अपील का केस है और उसके अंदर भी अच्छी बातें हैं और वो भी ये बच्चों से रिलेटेड केसेस के अंदर और जो जुडिशल रिव्यू होते हैं इन केसेस के मुतालिक उनसे रिलेटेड वो केस है उसका भी जिक्र करूंगा। लेकिन मेन चीज़ जो समझने वाली है वो ये है, अपील राइट्स आपके बहुत महदूद कर दिए गए हैं। आप जानते हैं एक वक्त में आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते थे तो वो भी रिफ्यूज़ल आए तो आपको अपील का राइट मिल जाता था। अगर आप ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन करते हैं तो उसके ऊपर आपको अपील का राइट मिलता था। अभी ये नहीं है कि अपील का राइट नहीं मिलेगा, अब सिर्फ ये है कि अगर आपको अपील का राइट वो नहीं देना चाहते तो वो आपके केस को सर्टिफाई कर देते हैं एज क्लियरली अनफाउंडेड, और वो सर्टिफिकेशन के बाद आपको सिर्फ जुडिशियल रिव्यू का एक रास्ता बचता है जिसमें जाके आप उसको चैलेंज कर सकते हैं कि सर्टिफिकेशन गलत है। और उसमें अक्सर यही चीज़ होती है कि जब हम उसको चैलेंज करते हैं और आगे कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट लीगल डिपार्टमेंट की तरफ से जब डिफेंस फाइल करने का टाइम आता है या एक्नॉलेजमेंट का टाइम आता है तो अक्सर हमें कंसेंट ऑर्डर आ जाता है वहाँ से, जो कि ये कहता है कि हाँ ठीक है, हमने केस को देखा है, होम ऑफिस का डिसीजन इसमें गलत है, हम इसको अपने क्लाइंट को यानी होम ऑफिस को ये कहेंगे कि वो इसको नए सिरे से कंसिडर करें और दोबारा फैसला करें। और अगर दोबारा फैसला किया जाता है तो हो सकता है आपको अपील का राइट इसमें मिले। जो आमतौर पे होता है जब हम वो कंसेंट ऑर्डर साइन करने जाते हैं तो हम उनके साथ नेगोशिएट करते हैं कि हमें अपील का राइट उसमें डेफिनेटली मिलना चाहिए, तभी हम उस चीज़ को एग्री करते हैं और उस तरह से सो ऑन एंड सो फोर्थ बातें चलती रहती हैं। अब बात आती है आगे इस साल में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले रियलिस्टिकली आपको अब ये चीज़ देखनी है कि किस किस्म के केसेस के अंदर अभी जान है और कौन से वो केसेस हैं जिनमें जान नहीं है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे वकील हजरात EEA एप्लीकेशंस और डिपेंडेंसी की एप्लीकेशंस डालते रहे हैं पिछले साल, 2 साल, 3 साल के अंदर, जो कि अब बिल्कुल उसके ऊपर भी वो साला केस आ चुका है जो कहता है कि आपके पास स्टैट्यूटरी राइट ऑफ अपील नहीं है। इसलिए जो नए केसेस आएंगे अगर आप वो अप्लाई करते भी हैं तो उसके अंदर अगर आपको रिफ्यूज़ किया जाता है तो अपील का राइट मिलना बहुत मुश्किल है। अब इसका तोड़ क्या है या इसके अलावा ऑप्शन क्या है, वो सिर्फ ये है कि जब आप एप्लीकेशन करें तो सिर्फ तब करें जब आपको मालूम हो कि आपकी एप्लीकेशन कामयाब हो सकती है।
सिंपल रूल क्या है इसके लिए, अगर आप ईईए एप्लीकेशंस की तरफ जा रहे हैं, आपको ये प्रूव करना है कि आपके यहां आने से पहले आपके जिस ईईए नेशनल के ऊपर आप डिपेंडेंसी प्रूव कर रहे हैं वो यहां मौजूद थे और इस मुल्क में आने से पहले आप उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरी चीज आपको प्रूव करनी कि जब से आप यहां पर आए हैं आप इसी ईईए नेशनल के ऊपर डिपेंडेंट रहे हैं और उन्हीं के साथ रहते रहे हैं, उन्हीं की छत के नीचे रहते रहे हैं, उन्हीं के खर्चे के ऊपर अपना खर्चा चलाते रहे हैं। सो ये दो चीजें यानी प्री एंट्री एंड पोस्ट एंट्री डिपेंडेंसी दोनों तरफ से प्रूव करना बहुत जरूरी है। इसके बगैर आपकी एप्लीकेशन कामयाब नहीं हो सकती और लोग अक्सर इस चीज को नहीं समझते और जो 99% मैंने रिफ्यूजल्स देखे हैं वो इसी चीज पे होते हैं कि आपकी डिपेंडेंसी ही नहीं प्रूव होती तो आप किधर चलें जी। सो एक तो ये चीज है, ये केसेस कम होते जाएंगे। अब बात आती है कि जी कौन से केसेस हैं जहां पे अभी भी जान है। एक बंदा आया यहां पे, उसको 14 साल हो गए हैं, वो क्या करे। अब 14 साल वाला कानून आप जानते हैं 2012 में डिलीट कर दिया गया था, अब हम 2017 में आ चुके हैं। सो 2017 में आके जब 4.5 साल 5 साल उस चीज को गुजर चुके हैं डिलीट हुए हुए, तो आप फिर भी उसी चीज के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। अब आपको यही देखना है कि 20 साल कंप्लीट होंगे तो फिर अगर आप हर साल का प्रूफ लगा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री इंडिपेंडेंट प्रूफ, तब जाके वो 20 साल को मानते हैं, अदरवाइज उसको भी नहीं मानते। सो एक बंदा जो यहां 14 साल गुजार चुका है वो किस चीज का मुंतजिर है, किस चीज का इंतजार करेगा। नंबर 1, अगर तो उसका असाइलम था और वो असाइलम की बेस पे ही आगे चल रहा है, उसके अंदर आप फ्रेश क्लेम कर सकते हैं। आप बाय पोस्ट भेजेंगे तो वो आपको भेजेंगे लेटर के जी आप इन पर्सन आके सबमिट कराएं उसको। इन पर्सन आप सबमिट करने जाते हैं, वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाती है और उसके बाद आपको उसका जवाब दिया जाता है। कई दफ़ा उसका जवाब 3 दिन में आ जाता है, कई दफ़ा उसका जवाब 3 महीने में आता है, कई दफ़ा उसका जवाब साल नहीं आता। सो कितना टाइम लगेगा कोई उसमें कुछ कह नहीं सकता, किसी वसूख के साथ नहीं कह सकता कि कितना वक्त उसमें लगेगा। ये तो हो गए वो वाले केसेस जहां पे असाइलम थे। जहां असाइलम नहीं है उनका क्या बनेगा। उनके लिए रियलिस्टिकली इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं होता, एक्सेप्ट अगर वो किसी और कैटेगरी में जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग शादी कर लेते हैं या उनके किसी रिलेशनशिप में बच्चे हो जाते हैं या वो किसी और कैटेगरी में जाना चाहते हैं, तो वहां पे मैं यही कहता हूं कि जी आप वापस अपने मुल्क जाके वहां से वीजा लगवा कर आ जाएं, तो उसमें कोई आपको मुश्किल नहीं होती, दुश्वारी नहीं होती। हाँ, एक मसला जो आता है वहां पे कि अगर आप वापस जाएं तो आपको वहां पे रिफ्यूज किया जा सकता है इस बात पे कि आप वहां पे जाके ओवरस्टे हुए थे। अब डिपेंड करता है आपने नेक्स्ट एप्लीकेशन कौन सी करनी है। सो बहुत सारी चीजें आती रहती हैं जिसको हम देख सकते हैं। एक चीज आती है यहाँ शादियों वाला केस आता है। अक्सर औकात मुझे जो केसेस आते हैं वो ये कि जी मैं यहाँ पर आया, मैं ओवरस्टे हो गया, अब मेरा रिलेशनशिप चल रहा है किसी के साथ और वो ब्रिटिश नेशनल है, मैं शादी कर चुका हूँ या करने वाला हूँ, तो क्या मुझे यहाँ पे स्टेटस मिल सकता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स की, वो भी हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं और मैं आगे भी डिस्कस करता रहूँगा। लेकिन अगर आप रूल्स के अंदर उतरते हैं, पूरा उतरते हैं, तो बेहतरीन चीज़ यही होती है कि आप वापस अपने मुल्क जाइए, अपनी इनकम शो करें, अपना इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट शो करें, अपनी जेन्युइननेस ऑफ मैरिज शो करें और उसकी बेस पे आप वापस आ जाएं। अगर आप वो चीज़ नहीं कर सकते तो फिर हमें इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स के अंदर जाना पड़ता है, जो कि एक बहुत डिफिकल्ट किस्म का टेस्ट होता है। लेकिन आप दोनों यहीं पर होते हैं, इकट्ठे होते हैं, आपका रिलेशनशिप में कोई खलल नहीं आता जिसकी वजह से आप आगे चलते रहते हैं। ये तो मैरिज वाली एप्लीकेशंस हो गई। अब वो कैटेगरी पकड़ते हैं जहां पे हमें सबसे ज्यादा केसेस आते हैं और जो मेरा ख्याल है मैं कुछ ना चाहते हुए भी किसी तरह स्पेशलिस्ट बन गया हूं उसमें, वो है आपके बच्चों की बात। बच्चों के जब केसेस आप देखते हैं जहां बच्चों को यहां पे रहते हुए 7 साल से ज्यादा हो गए हैं, उनकी उम्र अभी भी 18 साल से कम है और उन्हें कंटिन्यूअसली ये वक्त यहां पे गुजारा है, वहां कानून क्या कहता है। लोगों को अभी तक ये एक शिकवा है कोर्ट से भी और इमिग्रेशन रूल्स से भी और वकीलों से भी कि जी अभी तक हमें पता नहीं क्लियरली क्या है। जबकि अगर आप कानून को देखें तो एक सर्टेनिटी के साथ कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि कोर्ट्स किस तरफ जाएंगे। होम ऑफिस का कोई दीन ईमान नहीं, होम ऑफिस का हम कुछ नहीं कह सकते कि वो क्या जवाब देंगे, बिकॉज अभी आप देखें तो केसेस ईवी फिलीपींस भी है, अभी आप देखें एमए पाकिस्तान है। ये वो केसेस हैं जो कि बड़ा क्लियरली बताते हैं कि हमें किस तरह से अप्रोच करना है बच्चों के केसेस को। इसके अलावा आप इमिग्रेशन रूल्स को देखें, इमिग्रेशन रूल्स के अंदर जब आप जाते हैं पैराग्राफ 276 ADE के अंदर जाते हैं जहां वो रीजनेबलनेस वाला कॉन्सेप्ट आता है। उसके अलावा आप देखें तो सेक्शन 117B है, वहां पे भी बच्चों के 7 साल गुजारने का या बच्चों के ब्रिटिश नेशनल होने का कॉन्सेप्ट आता है। इन सारी चीजों को देखते हुए आप बहुत एक वो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के थ्रू एक ऐसे पॉइंट तक पहुंच सकते हैं जहां आपको अंदाजा हो जाता है कि ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता। मैं अक्सर लोगों को, अपने क्लाइंट्स को ये बताता हूं, आपका वक्त मुश्किल जो गुजरना था वो गुजर गया, अब आपका वक्त स्टेटस मिलने का आ चुका है।
अब स्टेटस आपको 2 महीने में मिलता है, 3 महीने में मिलता है कि उसमें अभी भी साल लग जाएगा, यह मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यह अभी होम ऑफिस के हाथ में। होम ऑफिस को हम एप्लीकेशन करते हैं, अगर होम ऑफिस फिर भी ऐसे केस को रिफ्यूज कर देता है, अपील का राइट नहीं देता, तो हम जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज कर सकते हैं और अपील का राइट ले सकते हैं। अगर अपील का राइट मिल जाता है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है कि जी अपील आने में बहुत टाइम लग रहा है। अक्सर लोगों के सवाल ये होते हैं कि जी अपील किए हुए साल हो गया, अभी तक जवाब नहीं आया, कोई डेट नहीं मिली है। आप कोर्ट फोन करके पूछें, वहां से भी आपको ये जवाब मिलता है कि जी हम अभी आपको टाइम नहीं बता सकते। मेरे एक्सपीरियंस में 12 से 14 महीने का टाइम आराम से लग रहा है। क्या यह सही है? बिल्कुल नहीं। क्या यह जायज है? बिल्कुल नहीं। क्या यह हो रहा है? बिल्कुल। सो प्रैक्टिकली एक चीज हो रही है, चाहे हम जितना भी उसके साथ इत्तेफाक ना रखते हों, लेकिन फिर भी वो चीज हो रही है। सो अपीलों के अंदर ये टाइम लगता ही लगता है। आपको ये देखना है कि या तो आप अपील का इंतजार करें, या हो सकता है आपको कोई नई एप्लीकेशन करने में आपको ज्यादा बेहतर फायदा हो जाए। सो जो भी चीज आपके लिए ज्यादा सूटेबल होगी वो आपको देख के चलना है। ये जो एक समरी बयान करने का जो मकसद था वो ये था कि जिस तरह के जनरली मुझे केसेस आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आपके साथ आज इस साल के पहले प्रोग्राम में थोड़ा सा डिस्कस कर लूं। ऑब्वियसली आगे से आप जैसे सवाल पूछेंगे मैं उसके मुताबिक जवाब दूंगा। बाकी अब हमने थोड़ी सी और हाथ पैर मारने शुरू किए हैं, जहां पे हम फेसबुक पे भी थोड़ी बहुत गपशप लगा लेते हैं और वहां से आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सो अगर आप वो फॉलो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं पहली ब्रेक पे चलूं, सिर्फ इतना कहता चलूं कि इंशाल्लाह इस हफ्ते जो अपॉइंटमेंट्स करनी है, कल का दिन मैं अपने फिंचली ऑफिस में ही हूं और इंशाल्लाह बुध वाले दिन भी फिंचली ऑफिस में हूं, लेकिन थर्सडे वाले दिन इंशाल्लाह मैनचेस्टर में लोगों से मुलाकात होगी और फ्राइडे को अगर आप मिलना चाहते हैं तो दोबारा फिंचली ऑफिस में मिलेंगे। पहली ब्रेक की तरफ चलते हैं, थोड़ी सी देर में वापस आते हैं, फिर अपना सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं।